हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी के लिखे हुए उपन्यास का छठा भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नंदिनी बार बार कमरे से निकलकर हॉल तक आती फिर वापस आ जाती। उसके माथे पर चिंता साफ दिख रही थी। केतकी ने कहा, अब बैठ भी जा, कोई आत्मा या साया नहीं है जो आएगा और पता नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है, इतनी देर हो गई और मास्टर साहब अभी तक नहीं आए। अच्छा सुन तो जरा बैठ, मैं महाराज जी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है, जो जिसमें तुम्हें तसल्ली हो वही करो। महाराज जी? महाराज जी? जी बिटिया। मास्टर साहब अभी आए नहीं है क्या? पता नहीं बिटिया, आते तो यहीं बैठते। ये सुनकर नंदिनी थोड़ा निराश हुई। तभी भुआ जी आई। अरे नंदिनी, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? नंदिनी चिढ़ते हुए बोली, क्यों न हो, मास्टर जी है मेरे, इस घर के मेहमान भी है। वैसे भी आपको पता हो तो बता दूं, वो मुझे ट्यूशन पढ़ाते हैं। आज से तो केतकी को भी पढ़ाने वाले हैं। हमें देर हो रही है इसीलिए पूछा, उसको घर भी जाना है। एक मिनट, कहीं आपने उन्हें फिर से तो कुछ नहीं कहा? राम राम, मैं भला क्यों कहूँगी, मेरा क्या जा रहा है। वैसे वो थोड़ी देर पहले ही आया है, अपने कमरे में सीधा चला गया। क्या मास्टर जी आ गए हैं? नंदिनी तुरंत भागकर आकाश के कमरे की तरफ दौड़ी। ये क्या मजाक है मास्टर जी, हम इतनी देर से पढ़ने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप अपने कमरे में बैठ गए। नंदिनी ने गुस्सा संभाला नहीं जा रहा था। आकाश ने उसे पलट कर देखा तो वो थोड़ी असहज हो गई। आकाश ने कहा, माफ करना, आज मैं थोड़ा थक गया था। चलो तुम हॉल में बैठो, मैं अभी आता हूँ। नंदिनी ने फिर अपने आप को कोसा और बोली, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। इतनी देर हो गई थी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, पर आपको मेरी किसी भी बात से कहाँ फर्क पड़ता है। लगता है किसी ने बहुत तगड़ा जादू टोना कर रखा है। ये कैसी बातें कर रही हो नंदिनी? इस बात पर नंदिनी आकाश से नाराज होकर चली आई, पर सीधे महाराज जी के पास पहुंची और बोली, महाराज जी, मास्टर साहब कब से आए हुए हैं, आप जरा भी ध्यान नहीं देती उनका। उनके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाइए, कुछ नाश्ता भी करवाइए, उसके बाद ही वो हमें पढ़ाएंगे। ठीक है बिटिया। नंदिनी वापस केतकी के पास आई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर केतकी ने पूछा, क्या हुआ, अब किससे युद्ध करके आ रही है? नंदिनी ने सिर झुकाए हुए कहा, मास्टर साहब से। क्या, आकाश बाबू आ गए? हाँ आ गए, और बिना किसी को बताए चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठे हैं, अकड़कर जैसे कहीं के लॉर्ड गवर्नर हो। पूछा तो कहते हैं मैं थक गया हूँ। हाँ तो हो सकता है थक गए हो, तबीयत ठीक ना हो, पर तू क्यों बरस रही है? पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ तेरे गुस्से की वजह, पर अब शांत हो जा। वैसे मैंने महाराज जी को बोला है कि उनके चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तेरी बुआ मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। अजीब? मुझे तो पता नहीं कैसी लगती है। जब से आई है पिताजी के कान भरती रहती है, जाने क्या क्या उन्हें सिखाती है। उनके आने से पहले सब कुछ कितना ठीक था, और अब देखो, मन तो करता है सीधे बोल दूं कि अपने घर चली जाए। अरे ना, ऐसे मत बोलना वरना चाचा जी नाराज हो जाएंगे। हाँ तू ठीक कहती है, पर बस भगवान करे अभी जल्दी से जाए, तो मैं बरगद वाले बाबा को 1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अच्छा हम चलें हॉल में पढ़ने के लिए? तू रुक जा, पहले उन्हें चाय नाश्ता कर लेने दे, वरना फिर बीमार पड़ जाएंगे। उसका इल्जाम भी नंदिनी के सिर रहेगा। इधर आकाश किसी तरह हाथ मुंह धोकर हॉल में आया। तब तक महाराज जी उसके लिए गर्मा गर्म चाय और मक्खन ब्रेड लेकर आ गए। आकाश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। महाराज जी ने पूछा, बेटवा का कोनो बात है का? आकाश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज जी, बस थोड़ी थकान हो रही है। फिर तो कोनो बात नहीं बेटवा, ये हमारी चाय पियो और एकदम टनाटन हो जाओगे। आकाश ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया काका। फिर वो नीचे की तरफ देखने लगा। अब आकाश कैसे बताए कि असल परेशानी क्या है। वो खोया खोया सा वहीं बैठा रहा, न जाने क्या सोचने लगा। आकाश बेटा, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, तुम में से एक बात करनी थी। हाँ सर कहिए बेटा, तुम में से एक मशवरा करना है।
जी, वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको ये मशवरा दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ बेटा, तुम बहुत ही समझदार हो। दरअसल नंदिनी की बुआ नंदिनी के लिए रिश्ता लाई है, लेकिन मैं अभी नंदिनी की शादी नहीं करना चाहता था। पर उनकी ये भी सही है कि मेरी उम्र कितनी है, समय से नंदिनी को सही हाथों में सौंप दूँ, मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊँगा। आकाश ने थूक अटकते हुए कहा, जी सर, सही कहा आपने। वैसे भी एक न एक दिन तो उनकी शादी करनी है। हाँ बेटा, ये लड़के की तस्वीर है और ये उसका परिचय। सर, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और दुनियादारी की समझ रखते हैं। आप जो फैसला लेंगे सही होगा। पर बेटा, अगर बात बन गई तो शादी का पूरा जिम्मा तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। ये तो आपका बड़प्पन है सर, वरना मैं किस लायक हूँ। नहीं बेटा, तुम क्या हो मैं जानता हूँ। तुमसे ज़्यादा समझदार और भरोसेमंद मुझे कोई नहीं दिखता। अगर बात तय होती है तो समझ लो, फिर तुम्हारी सारी ज़िम्मेदारी रहेगी। हो सकता है नंदिनी को भी समझाना पड़े, क्योंकि वो सिर्फ़ तुम्हारी बात मानती है। आकाश ने अपनी भावनाओं को अपने सीने में ही दफ़न करके बड़ी मज़बूती से कहा, बिल्कुल सर। अच्छा चलो, मुझे कुछ काम है, शाम को मिलते हैं। जी सर। आकाश, आकाश, आकाश हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। जी सर, कहाँ खोए हो आकाश? आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक प्रोफ़ेसर साहब से वो बातें कर रहा था, पर अभी तो सामने प्रोफ़ेसर साहब खड़े और साथ में बुआ जी भी है, और वो हॉल में बैठा चाय पी रहा है। उन्हें देखते ही वो खड़ा हो गया तो प्रोफ़ेसर साहब ने कहा, नहीं नहीं, तुम चाय पियो, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, ये कहकर उसने चाय की ट्रे उठाई और रसोई में चला गया। महाराज जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो आकाश बेटा, मैं ले आता ना। कोई बात नहीं महाराज जी, वैसे भी इस उम्र में आप कितना काम करेंगे। अब इस घर का खाता हूँ तो कुछ तो नमक का फ़र्ज़ अदा करने दीजिए। आज ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? कुछ नहीं महाराज जी, ये कहकर वो वापस हॉल में आ गया। उसने नंदिनी को आवाज़ लगाई और दोनों को पढ़ाने लगा। इस बीच वो सिर्फ केतकी को देखकर ही बातें कर रहा था। उसने नंदिनी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। इस बात से नंदिनी खुद को बहुत अपमानित महसूस करने लगी। ट्यूशन के बाद केतकी घर चली गई। आकाश वापस अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया, ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी देर आराम करेगा। अब तो नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा बैठा। वो भी अपने कमरे में चुप कर आके बैठ गई। थोड़ी देर में प्रोफ़ेसर साहब उसके कमरे में आए और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, मेरी बेटी कितनी समझदार है और बड़ी भी हो गई है। थोड़ी देर बाद प्रोफ़ेसर साहब उसके कमरे में आए और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। बस इसका गुस्सा नाक पर रहता, अगर ये नीचे आ जाए तो फिर कहना क्या। पिताजी, ये कहकर नंदिनी अपने पिताजी के गले लग गई और उसकी आंखें भर आई। प्रोफ़ेसर साहब को लगा कि नंदिनी की बुआ ने शादी वाली बात नंदिनी से बता दी है, इसीलिए इतनी परेशान हो रही है, और उसकी आंख भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, हाँ तो तुम्हारी पसंद की बात ही होगी। एक बार लड़के की फ़ोटो देख ले, अगर नहीं पसंद आया तो हम तुरंत ना कर देंगे। वैसे दीदी कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा घर है, नौकर-चाकर है, और तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई के लिए बात हो जाएगी। अपने पिताजी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर नंदिनी का गुस्सा और उसके आँसू सब हवा हो गए। वो आश्चर्य से अपने पिताजी को देखकर बोली, आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इतने में प्रोफ़ेसर साहब ने अपनी जेब से फ़ोटो निकाली और नंदिनी को दिखाते हुए कहा, यही है वो लड़का जिससे तेरी शादी की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तुम घबराओ मत, सिर्फ बात हो रही है, शादी नहीं हो रही है। और जब मैंने आकाश से कहा कि भाई शादी की सारी ज़िम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी, तो वो बड़ी खुशी से बोला कि क्यों नहीं सर, बड़ा ही समझदार लड़का है। ये सुनकर तो नंदिनी पर मानो वज्रपात हो गया हो। ये सोच-सोच कर वो बौखला रही थी कि आकाश को पता है, फिर भी उसने मुझे एक बार भी कुछ नहीं कहा और हाँ भी कर दिया। उन्हें मेरी जाने का ज़रा भी दुःख नहीं है, उल्टा मेरी शादी में वो गाना गाएँगे, नाचेंगे, सारे काम करेंगे। ठीक है, जब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी नहीं है। नंदिनी ने अपने आँसू पोंछकर कहा, पिताजी आप हाँ कर दीजिए। ये क्या कह रही है बेटी?
पिताजी, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे लिए जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही लेंगे। लेकिन बेटा नंदिनी, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, पर मुझे है पिताजी। मेरा मतलब है कि मैं बार-बार लड़कों के आगे नमूना बनकर नहीं जाना चाहती। अगर आपको लगता है कि रिश्ता अच्छा है तो आप शादी कर लेनी चाहिए तो मेरी तरफ से हाँ है। और मास्टर जी का क्या, वो तो आए थे तभी मुझे कहते थे कि तुम्हें ससुराल भेज दूँगा। वो तो अपना वादा ही पूरा कर रहे हैं, मैंने जो उनसे गुस्सा किया था उसी का बदला ले रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं आकाश। छोड़िए पिताजी, प्रोफेसर साहब को कुछ समझ नहीं आया, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंदनी इस तरह से इतनी जल्दी हाँ कर देगी। वो तो ये सोच-सोच कर परेशान है कि आखिर नंदनी के गुस्से का सामना कैसे करेंगे, शादी के लिए उसे कैसे मनाएंगे, पर यहाँ तो सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। नंदनी वहाँ से निकलकर हॉल में बैठकर संगीत सुनने लगी। प्रोफेसर साहब ने ये बात जानकर अपनी बहन को बताई तो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, छठ-मंगनी पट गया। मैं भी लड़के वालों से बात करती हूँ, लेकिन दीदी एक बार वो पहले यहाँ पर आकर नंदिनी को देख ले तो अच्छा रहेगा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो भैया, अब तो बस शादी की तैयारी करो। रात के खाने पर आकाश भी नहीं आया। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खाना नहीं खाएगा। महाराज जी 2 बार बुलाने गए, लेकिन वो नहीं आया और न ही उसने खाना खाया। उसके दिल में क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही समझ सकता था। तब एक तरफ नंदिनी को खोने का डर, दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब के एहसानों का बोझ, तीसरी नंदिनी का गुस्सा। कोई उसे नहीं समझ रहा था। वो निराश बैठा सब कुछ होते हुए देख रहा था। रात काफ़ी बीत चुकी थी, उसे अंदर घुटन सी होने लगी। उसने सोचा, अब तक तो सब सो गए होंगे, इसीलिए थोड़ा छत पर टहल लूँ। ये सोचकर उसने धीरे से किवाड़ खोली और दबे पाँव छत पर पहुँचा। वो छज्जे पर जाकर जैसे ही खड़ा हुआ, उसकी नज़र अपनी बाईं तरफ गई, जैसे कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने पलट कर देखा। तुम? प्रकृति का एक नियम है, इंसान जो चाहता है उसे वो कभी नहीं मिलता। कभी-कभी तो इतना मजबूर हो जाता है कि खुद ही अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा करता है और अपने हाथों से सजाकर अपनी खुशियों को विदा करता है। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब मन की घुटन उसे बेचैन करने लगी, तो वो छत पर आ गया ताकि खुली हवा में सांस ले सके। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे है। जैसे उसने पलट कर देखा तो वो चौंक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तभी नंदनी ने सूल हटाई और कहा, पहले ये बताओ कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर क्या जताना चाहते हो? तुमने मुझे ठुकराया, गुस्सा मुझे होना चाहिए था। तुम हो किस जाने किस बात का खार खाए बैठे हो, और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी शादी हो जाएगी और मैं चली जाऊंगी। तुम आराम से इस घर में अकेले रह सकोगे, यही तो चाहते हो ना पहले दिन से। नंदनी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से तुरंत जाओ। इतनी रात को कोई यहाँ देखेगा तो क्या सोचेगा? दुनियादारी की सारी फिक्र तो तुम्हें ही है, बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। सच-सच बताइए मास्टर जी, आखिर मेरा अपराध क्या है? नंदिनी के इस प्रश्न का उत्तर आकाश ने उसे झिड़कते हुए दिया। नंदिनी, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। इसे मेरा आदेश समझो, वरना मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। सजा तो आप मुझे दे चुके हैं। इस वक्त आप मेरे मास्टर जी नहीं हैं, मैं आपका हुक्म मानूं। नंदिनी ने भी ताऊ में आकर कहा तो आकाश बोला, ठीक है फिर मैं ही चला जाता हूँ। आकाश की हट देखकर नंदिनी उदास होकर बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप बहुत पछताएंगे। आप इतने स्वार्थी निकलेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो कभी-कभी लगता है कहीं आपकी नज़र मेरे पिताजी की संपत्ति पर तो नहीं। नंदिनी, आकाश जोर से चिल्लाया। वो तो उसने अपनी मुट्ठियों को अपनी पूरी जान लगाकर खींच लिया था, वरना शायद उसका हाथ भी उठ जाता। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। नंदिनी भी एक बार फिर तेज में आते हुए बोली, क्यों, मैंने क्या गलत कहा? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मैं चली जाऊंगी तो सारी संपत्ति हड़पने में आपको आसानी होगी। वैसे भी दिन रात आपके नाम की ही माला जपते हैं, दुनिया में उन्हें आपसे ज्यादा समझदार तो कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आकाश ने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए, आंखें बंद कर ली। वो गुस्से में कांपने लगा। उसका पूरा शरीर उस ठंडी हवा की झोंकों में भी पसीने से तर-तर हो रहा था। इस वक्त उसने सामने अगर कोई और होता तो अब तक 2-4 लाफे खा चुका होता, लेकिन वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह
अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा। नंदिनी भी सुबकते हुए बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा प्रेम और शांति के लिए भटकते रहेंगे। मैंने आपको देवता बनाया, देवता की तरह ही आपकी पूजा की, लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा देवता मेरी पूजा के लायक नहीं था। ये कहते कहते नंदिनी रो पड़ी। आकाश उसके आंसू पोंछना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शायद भगवान भी यही चाहता था कि उनके बीच की गलतफहमियां ना दूर हो। नंदिनी रोते हुए वहां से चली गई और आकाश थम से वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। भावनाओं का गुबार जो अब तक उसने दबा रखा था एकदम से फूट पड़ा और आंसुओं के साथ निकला। एक तरफ नंदिनी का निश्चल हृदय तो दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब का विश्वास। अगर एक का दामन थामता है तो दूसरे का दिल टूटना स्वाभाविक है। उसे दिल तोड़ना मंजूर किया, लेकिन विश्वास नहीं तोड़ना चाहा, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेसर साहब ने उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। तो वो रात भर वहीं बैठा आंसू बहाता रहा। सुबह जल्दी ही उठकर नहा धोकर बिना किसी को बताए चला गया। एक पार्क में जाकर बैठ गया। इधर नंदिनी में रात सोई नहीं। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। मन ही मन वो मान चुकी थी कि आकाश उसके जीवन में कभी नहीं आएगा, इसीलिए वो खुद जल्द से जल्द उससे दूर चली जाना चाहती है। वो सुबह सुबह उठकर सैर के बहाने घर से बाहर निकल आई और केतकी के घर जा पहुंची। केतकी ने उसे देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी, जरूर आकाश से उसका झगड़ा हुआ है। पूछने की कोशिश की पर नंदिनी बता नहीं पाई। बताती भी तो क्या कि किस तरह से मास्टर जी ने उसकी प्रेम याचना को दुत्कार दिया था, लेकिन दिल में मन में दर्द तो भरा ही था। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और केतकी से बोली, केतकी, मैंने ऐसा क्या मांग लिया कि मास्टर जी नाराज हो गए? अगर एक भक्त अपने भगवान के नजदीक रहना चाहता है तो क्या गलत है? केतकी ने उसे समझाया और कहा, ये भक्त और भगवान का रिश्ता तेरी नजर में है, दुनिया की नजर में नहीं है। दुनिया की नजर में वो सिर्फ एक अजनबी है। यह बेदर्द जमाने वाले तेरे मन की भाषा को नहीं समझ सकते, और मुझे तो लगता है मास्टर साहब भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अब तो उनकी पैरवी करना बंद कर। देख नंदिनी, कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तू ये समझ ले कि आकाश बाबू तेरे लिए नहीं बने हैं। नंदिनी पूरे आत्मविश्वास से भरकर बोली, नहीं केतकी, भगवान बदले नहीं जाते हैं, भगवान एक ही होते हैं और मेरे भगवान मास्टर जी हैं। ठीक है देवी जी, पकड़े रहो अपने भगवान को और आंसू बहाती रहना। अच्छा, कल तेरी बुआ जी की बातें सुनकर लग रहा है कि वो तेरी शादी की बात कर रही है। हाँ, वो एक रिश्ता लेकर आई है। सारी फसाद की जड़ तो ये बुढ़िया ही है। जब से आई है तूफान मचा कर रखा है। ये सब छोड़, मैं तो ये बता रही थी कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अच्छा है ना, चाची जी से पूछकर तो कहीं चलते हैं, चाट पकौड़ी खाकर आएंगे, तेरा मन भी बहल जाएगा। वैसे एक बात कहूँ, मैं सृजन की तरफ जाते समय चौराहे पर से एक बढ़िया चाट वाला है, दूर से खुशबू आती रहती है। और तो और इमरती की भी दुकान है। तुझे चाट खाना है तो इतनी दूर मिस सुजैन के घर जाने की क्या जरूरत है, अपने आसपास भी तो मिलता है। अरे यहाँ की खा खा कर तो मन उठ गया है, थोड़ी नई जगह की खाऊंगी तो नया स्वाद मिलेगा। चल ना, वैसे मुझे सुजैन से थोड़ा काम है। उनसे भला तुझे क्या काम है? उन्हें फूलों की बहुत अच्छी जानकारी है। मैं सोच रही थी कि मैं एक बगीचा लगाऊं, इसके लिए उनसे थोड़ा मशवरा करना चाहती हूँ। अच्छा, पहले तो तूने ऐसा कभी नहीं सोचा, फिर अब अचानक से क्या हुआ? अगर नहीं सोचा तो अब सोच रही हूँ ना, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं घर जा रही हूँ। मैं किसी को बिना बताए चली भी आई थी, यह कहकर कि सैर करने जा रही हूँ। इधर दोपहर को चलेंगे, तब शायद मैं सुजैन भी खाली रहे। ये सुनकर केतकी मन ही मन बहुत खुश हुई और नंदिनी भी वापस घर लौट गई, पर अभी तक आकाश नहीं पहुंचा है, इसीलिए वो थोड़ी परेशान है। नंदिनी तो घर लौट आई पर आकाश अभी तक नहीं लौटा। नंदिनी को फिक्र तो हो रही थी, पर गुस्सा इतना ज्यादा हावी था कि उसने जानने की जरूरत नहीं समझी कि आकाश कहाँ गया। वो नाश्ता करने बैठी तभी उसके पिताजी आ गए और बोले, नंदिनी बेटा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई, आज स्कूल नहीं जाओगी? नहीं पिताजी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? नहीं
ऐसी कुछ ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, बस इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, आराम करो, अगर ज़रूरत समझो तो अपने भौजी के साथ डॉक्टर के पास चले जाना। भौजी के साथ तो हरगिज़ नहीं जाऊँगी, अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं केतकी के साथ चली जाऊँगी। मुझे क्या पता होगा, मुझे बताकर जाते हैं क्या, और कोई बच्चे नहीं हैं जो लखनऊ में खो जाएँगे, गए होंगे कहीं तफरीह करने, जब मन भर आएगा तो लौट आएँगे। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्या तुम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है? हाँ, हुआ है पिताजी, लेकिन आखिरी बार, आज के बाद हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम दोनों का पता नहीं क्या ही चलता रहता है, मैं तो नाश्ता करके निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर प्रोफेसर साहब चले गए। काफ़ी देर बाद भी जब आकाश नहीं आया तब नंदिनी को फ़िक्र होने लगी। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इन्हें लगता है कि ये इस तरह से नौटंकी करेंगे और मैं इनके पीछे-पीछे आऊँगी, इनको मनाऊँगी, घंटा मनाऊँगी मैं। 12 बजने को आए लेकिन आकाश को कुछ पता नहीं चला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो नंदिनी भागकर दरवाजा खोलने गई। उसे लगा आकाश आया है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने केतकी खड़ी थी। नंदिनी उसके आजू-बाजू झाँकने लगी पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ, मैं सामने खड़ी हूँ तो किसे देख रही है? कुछ नहीं, अंदर आ जा। ले आ गई, अब बता क्या हुआ है? मास्टर साहब आज सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए, अब तक नहीं आए। मुझे लगा इधर कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन देख अब तो दोपहर हो गई है। क्या अब तक नहीं आए? ऐसा क्या कर रहे हैं? कहीं उन्होंने कुछ? अरे नहीं, इतनी उनकी हिम्मत नहीं कि वो खुदकुशी कर लेंगे। फिर वो खुदकुशी क्यों करेंगे? तू धूप में चलकर आई इसीलिए तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। तब तक महाराज जी पानी लेकर भी आ गए। लो बिटिया, धूप में चलकर आई हो, ठंडा ठंडा शरबत पी लो। काका, आप तो सच में एकदम अंतर्यामी हो। अभी आते समय रूह अफ़ज़ा पीने का मन हो रहा था, देखो आते ही बिना कहे आप लेकर हाजिर हो गए। आपकी जय हो। महाराज जी हंसते हुए बोले, मक्खन लगाने तो कोई तुमसे तेज नहीं है बिटिया। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। महाराज जी ने आकर दरवाजा खोला। अरे आकाश बेटवा, तुम कहाँ थे अब तक, और ये क्या हालत बना रखी है? कुछ हुआ है क्या? नहीं महाराज जी, मैं बस थक गया हूँ इसीलिए नहाने जा रहा हूँ। अब तक नंदिनी भी आ चुकी थी। उसकी नज़र आकाश पर पड़ी, जो थका हारा धूप में झुलसा हुआ चेहरा लिए खड़ा था। आंखें सूजी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसने झिझकते हुए कहा, आपकी ये हालत, आप कहाँ थे अब तक? मास्टर जी, आप ठीक तो है? आकाश चुपचाप सिर झुकाए अंदर आ गया। महाराज जी आकाश के लिए पानी लेने चले गए। केतकी भी उठकर नंदिनी के कमरे में चली गई। अब आकाश और नंदिनी बचे थे कमरे में। कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर आकाश ने धीरे से कहा, जानता हूँ रात को जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन नंदिनी। आकाश ने आंखें बंद कर ली जैसे खुद से लड़ रहा हो, फिर बुझे स्वर में बोला, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, लेकिन प्रोफेसर साहब का भरोसा, उसे तोड़ना मेरे लिए पाप होगा, इसीलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नंदिनी ने भी सपाट लहजे में कहा, आप अपनी जगह सही है, इसीलिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये कहकर वो सीधा उठी और अपने कमरे में चली गई। आकाश निर्जीव सा नंदिनी को जाते हुए देखता रहा पर अपनी जगह से हिल नहीं सका। नंदिनी अपने कमरे में पहुंचते ही केतकी से बोली, तुझे मैं सुजैन के घर नहीं जाना क्या? अगर चलना है तो अभी चल, वरना मैं नहीं जाऊंगी। नंदिनी केतकी के साथ में सुजैन के घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर चुपचाप रही, लेकिन उसका मन बेचैन था। हर गली, हर मोड़ में उसे किसी पुरानी याद की तरह चुभ रहा था। केतकी ने भी उसे ज्यादा नहीं छेड़ा। वो दोनों पहले बुक शॉप पर गए जहाँ सुजैन दुकान बंद कर जा चुकी थी, इसीलिए वो दोनों सीधे उनके घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजते ही सुजैन ने दरवाजा खोला। दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दोनों का स्वागत किया और कहा, आओ आओ, आज मेरे गरीब खाने पर ये 2 कीमती फूल। कहीं कयामत की बारिश तो नहीं होने वाली? नंदिनी ने कहा, आप अच्छा मजाक कर लेती हैं। दरअसल केतकी को आपसे कुछ काम था, इसीलिए मैंने सोचा आपसे मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ, बैठो, बाहर तेज धूप है, मैं तुम लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं बस अभी आई। ये कहकर वो रसोई में चली गई। केतकी और नंदिनी दोनों उनके घर की साज-सज्जा को देख रही थी, जिससे दोनों बहुत प्रभावित थी। पहली बार नंदिनी ने सुजैन के घर को ठीक से देखा था। तभी सुजैन शरबत लेकर आई और बोली, पहले इसे आराम से पियो और फिर बताओ क्या बात करनी है।
नंदिनी ने केतकी की तरफ देखते हुए कहा, बताओ केतकी, तुम्हें फूलों के बारे में क्या जानना है? सुजैन बोली, सिर्फ फूलों के बारे में जानना है या कुछ और भी बातें करनी है? वैसे तुम मुझे इस हर तरह की बात कर सकती हो, तुम्हारी आंखों में कोई उलझन? नंदिनी ने सिर झुका लिया और जबरन मुस्कुरा दी। नहीं, बस बगीचे के लिए कुछ राय चाहिए थी। मगर केतकी का इस मुलाकात के बहाने असल मकसद कुछ और था। केतकी की नजरें लगातार गेट की ओर थी। तभी गेट से एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा युवक अंदर आया। शेम। उसकी आंखें सीधे केतकी से मिली और दोनों की मुस्कान ने कुछ छिपे भावों को उजागर कर दिए। सुजैन ने हल्की मुस्कान दी। वो जान गई थी कि केतकी के मशवरे की बात का एक बहाना भर थी। दूसरी तरफ यहाँ घर पर भुआजी ने उसी दिन शाम को लड़के वालों को बुला लिया। इसके बारे में न आकाश को भनक थी न नंदिनी को। इसके लिए उन्होंने सारी तैयारी भी कर ली थी। सुजैन के घर नंदिनी और केतकी पहुंच गई। थोड़ी देर में शेम भी आ जाता है। केतकी शेम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। इस बात का उतावलापन उसके चेहरे पर भी झलक रहा था। वो बार बार सुजैन से शेम के बारे में सवाल कर रही थी। सुजैन को भी ये सुनकर अच्छा लग रहा था कि कोई उसके भाई में दिलचस्पी ले रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद जगी कि जिस प्यार के जाने की वजह से शेम की ये हालत हुई है, क्या पता इस प्यार के लौटने से वो सब वापस ठीक हो जाए। सुजैन ने शेम से कहा, शेम, तुम अपने दोस्त को अपने बगीचा जाकर दिखाओ, उसे अच्छा लगेगा। शेम बहुत खुश हुआ, बोला, हाँ दीदी, ठीक है, तुम ठीक कहती हो। आओ दोस्त, ये कहकर उसने केतकी का हाथ पकड़ लिया। केतकी के पूरे शरीर में शिहरन सी दौड़ गई, पर यह एहसास उसे अच्छा लग रहा था। वो शेम के पीछे पीछे बिना किसी सवाल जवाब के जाने लगी। नंदिनी भी उसे देख रही थी। उसे सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। तब सुजैन ने कहा, नंदिनी, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तुम चाहो तो मुझे अपनी बात कह सकती हो। नंदिनी ने सीधा सा सवाल किया, क्या आप मास्टर साहब को पसंद करती है? सुजैन नंदिनी से इस तरह के सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे देखती ही रह गई। नंदिनी ने अपना सवाल फिर दोहराया, क्या आप मास्टर साहब को पसंद करती हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल है नंदिनी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं मिस सुजैन। मैं जानती हूँ आप मुझसे उम्र में बड़ी है, लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि आंखों की भाषा ना पढ़ सकूं। तब सुजैन ने तेज में आकर कहा, अगर इतनी ही समझदार हो तो उसकी आंखों की भाषा क्यों नहीं पढ़ पा रही हो? कैसे पढ़ूं जब उनकी आंखों में कुछ और हो? जो है वही तो पढ़ रही हूँ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो नंदिनी। सुजैन की इस बात पर नंदिनी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने कहा, मैं जा रही हूँ, केतकी से बोलना वो अपने घर चली जाए। सुजैन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। अपने घर आकर सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और सो गई। शाम का समय था। नंदिनी को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। बुआजी की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही रहस्यमय लग रही थी। वो बार बार रसोई ड्राइंग रूम के बीच आ जा रही थी और महाराज जी को निर्देश देते हुए बोली, देखना सब कुछ सही होना चाहिए। लड़के वाले पहली बार आ रहे हैं तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नंदिनी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सामने मिठाई की थाल और कुछ खास पकवानों की खुशबू से उसका ध्यान खींचा। बुआजी, ये सब क्यों बन रहा है? बुआजी मुस्कुराकर बोली, बस कुछ मेहमान आ रहे हैं। और हाँ, तुम तैयार हो जाना। कौन मेहमान? मैं क्यों तैयार हो जाऊं? अरे, लड़के वाले आ रहे हैं देखने तुम्हें। नंदिनी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। बिना पूछे आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दी और आज लड़के वाले को भी बुला रहे हैं। कम से कम एक बार मुझे पूछा तो होता। क्यों मदन ने तुम्हें तस्वीर नहीं दिखाई? और हमारे यहाँ रिश्ते की बात लड़कियों से पूछकर नहीं की जाती। तुम्हें अपने बूढ़े बाप की जरा भी फिक्र नहीं है? उनकी इस बात पर नंदिनी चुप हो गई। वो फिर बोली, बात पक्की नहीं की, बस देखना परखना है। अब उम्र हो चली है, हर बात पर जिद करना ठीक नहीं। हम सब भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं, अच्छी तरह सोच समझ कर ही कोई फैसला लेंगे। यूँ तुम्हें राह चलते किसी के गले थोड़ी बांधने वाले हैं। मुझ पर ना सही अपने पिता पर तो भरोसा कर सकती हो। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे की ओर लौट आई, पर भीतर ही भीतर तूफान उठ चुका था। पर वो बुआजी से तकरार करे भी तो किसके सहारे? उसकी मांझी तो पहले ही पीठ दिखा चुका है। नियति के फैसले को उसने स्वीकार कर लिया। उसने मान लिया कि मास्टर साहब उसके जीवन में नहीं है, इसीलिए वो हर तरफ से निराश होकर इस रिश्ते के
लिए हाँ करने का मन बना चुकी थी। दूसरी तरफ आकाश बालकनी में अकेला बैठा था। हवा में घुली शाम की नमी और भीतर का खालीपन उसे बेचैन कर रहा था। तभी प्रोफेसर साहब आ गए। आकाश, तुम यहाँ? आकाश सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, जी सर, कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम बहुत थके थके और परेशान लग रहे हो, कुछ बात हो तो मुझे बताओ। अगर पैसे की जरूरत हो तो मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। यह कहकर अपनी जेब से हाथ डालकर पैसे निकालने लगे। तब आकाश ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं सर, इससे कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, आज शाम को नंदनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लड़का भी आ रहा है, तुम वहां जाकर जरूर रहना। वहां जरूर रहना, कहीं नंदनी कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। एक बार तुम भी अपनी नजर से लड़के को देख समझ लेना। आकाश चौंक कर बोला, आज शाम को ही? हाँ, दीदी कह रही थी कि जब नंदनी ने हाँ कर दिया तो फिर देर किस बात की। आकाश लड़खड़ाते लड़खड़ाते बचा, उसका गला सूखने लगा। उसने एक बार फिर से प्रोफेसर साहब से पूछा, नंदनी ने शादी के लिए हाँ कर दिया? हाँ, बड़ी मुश्किल से मानी है। मुझे तो लगता है कि तुमने ही उसे समझाया बुझाया होगा। आकाश एक क्षण को कुछ सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, आप ठीक कहते हैं सर, मेरी वजह से ही वो शादी के लिए हाँ कर रही है। इसीलिए तो कहता हूँ तुम वहाँ जरूर रहना। उसका क्या पता कब उसका मन बदल जाए। नहीं सर, अब उसका मन नहीं बदलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। नंदनी को भी इस बारे में नहीं बताया मैंने, वरना पहले से नाराज होती, पर तुम उसे बता देना। ये कहकर प्रोफेसर साहब चले गए। आकाश अपनी आंखें बंद किए अपने दिल को थामे जाने कितनी देर वहीं खड़ा बाहर निहारता रहा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।